मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल होगा। मान लो किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बाद इस पार्टिकल का कुछ पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो हम इस पार्टिकल का बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, मान लिए जी कि ये कोई पार्टिकल है, रिजिड बॉडी का पार्टिकल, ठीक है, जिसका कि ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक, और ये इस पर लग रहा है फोर्स, राइट। और ये हम समझ सकते हैं, ये हमने आर वेक्टर के लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, राइट। अब ये समझते हैं हम कि ये वाला लाइन हमारा आर वेक्टर है, ये वाला हमारा फोर्स वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। इधर का जो कंपोनेंट होगा जी, इसको हम क्या कहेंगे, एफ पैरेलल, दैट इज एफ कॉस थीटा। इधर जो कंपोनेंट है उसको हम क्या कहेंगे, एफ परपेंडिकुलर, दैट इज एफ साइन थीटा। क्या सही है। अगर हम इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जी, क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, आर एफ साइन थीटा, बोलो। और एफ साइन थीटा जो है, क्या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला करेंगे। डायरेक्शन देखो, हाथ ऐसे करो तो आर वेक्टर की तरफ, घुमाओ फोर्स की तरफ, क्या है, आउटवर्ड आ गया, ठीक है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है ना। डायरेक्शन क्या होगा इसका, आउटवर्ड। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या ही करते हैं, ये इस रूल को क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन हम किससे निकाल रहे होते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। और इससे हम क्या समझते हैं हर बार यही, कि जो हमारा टॉर्क आता है ना, वो परपेंडिकुलर आता है किस पर, फोर्स पर और आर वेक्टर पर, दोनों पर आएगा परपेंडिकुलर ना। फिर से देखो, ऐसे कि थंब, यही टॉर्क का डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये दोनों पर ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जो टॉर्क का डायरेक्शन आता है वो एक्सिस के अलोंग आता है। एक्सिस हमारा ये वाला है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो टॉर्क का डायरेक्शन देखो एक्सिस के अलोंग आया है, तो टॉर्क हमेशा है ना एक्सिस के अलोंग आता है। एंगुलर मोमेंटम भी हमेशा एक्सिस के अलोंग आता है, ठीक है। तुम चाहो तो ये बात नोट कर सकती हो, ओमेगा वेक्टर, अल्फा वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर, टॉर्क का वेक्टर, सब का सब किधर डायरेक्टेड रहता है, एक्सिस के अलोंग। इसलिए इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। और सबका डायरेक्शन जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर कोई कहे तुमसे बाबू कि टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट फोर्स के साथ लेना है तो कितना आ जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको लिखेंगे टाउ इंटू एफ इंटू कॉस 90, क्योंकि टॉर्क है क्या, परपेंडिकुलर है ना इस पे। और अगर कोई आपसे ये बोले कि टॉर्क डॉट आर वेक्टर लेना है, तब ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ये नीट में पूछा हुआ था ये सवाल। चलो ठीक है, अब इसी को एक दूसरे तरह से समझते हैं, राइट। हम क्या करते हैं कि फोर्स के लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, कर दें, देखो कर दिए ना, फोर्स के लाइन को एक्सटेंड कर दिए हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे हम, ठीक ना। देखो, हमने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप किया, नॉर्मल सा दिख रहा है क्या,
तो ये हो गया नॉर्मल। अब अगर ये थीटा है तो इसके सामने का ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये जो लेंथ है ये वाला, इसको हम बोलेंगे आर पैरेलल, दैट इज आर कॉस थीटा। और इसको क्या कहेंगे, आर परपेंडिकुलर, दैट इज आर साइन थीटा। ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये करें, एफ को बाहर लिख दें और आर को अंदर लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। तो टॉप इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। बोलो बाबू, लिख। तो यही है सबसे मेन फार्मूला जिसका कि मैं और तुम और हम सब लोग इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम भी जब हम पढ़ाए थे तब भी हम ऐसे ही पढ़ाए थे, याद करो। एल बराबर क्या पढ़ाए थे, आर परपेंडिकुलर इंटू टी। तब क्या बोलते थे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ मोशन, बोलते थे ना। ऐसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दी, ये फोर्स का जो लाइन है ना, फोर्स के लाइन को लाइन ऑफ मोशन नहीं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है, एक्शन। हाँ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये तो तुम समझ ही जाती होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन। और लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी हम नीचे लिख देते हैं, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, लाइन, हाँ, उसको बोलते थे लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखो, एक चीज है, इसको हम लोग कहते हैं एस्क्यू लाइन। पहली बार शायद सुन रही होगी, पहली बार सुन रही हो। एक्चुअली ये 3D मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, मैथ के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। एस्क्यू लाइंस वो होता है ना जो ना तो इंटरसेक्ट करता है और ना ही पैरेलल होता है, ठीक है ना। तुम अपने कॉपी में क्या करो, दो लाइन लेने की कोशिश करो। तो दो लाइन जो है ना कॉपी में यानी क्या, 2D में, कॉपी में यानी क्या, 2D में अगर कभी भी दो लाइन लेंगे ना तो या तो वो पैरेलल होगा, और अगर नॉन पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। 2D में यही होता है, ठीक है ना, या तो पैरेलल रहेगा या तो इंटरसेक्ट ही करेगा, ठीक। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ना पैरेलल हो और ना इंटरसेक्ट करे, दो लाइन करके देख लो, संभव ही नहीं है 2 डायमेंशन में। लेकिन अगर 3 डायमेंशन ले लें हम, तो 3 डायमेंशन में ये संभव है कि दो लाइन आपस में क्या रहेगा, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। इसका एग्जांपल, दो पेन ले लो हवा में, ठीक है, जैसे देखो ये दो वो पेन है, ठीक है ना, ये आपस में क्या है देखो, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, ये 3D में है ना। अगर एक प्लेन में होता तो या तो फिर क्या रहता, पैरेलल, नहीं तो फिर क्या करता, इंटरसेक्ट ही करता, जैसे कि ये है, ठीक है। तो एस्क्यू लाइंस वो होते हैं जो या तो पैरेलल भी नहीं रहेंगे और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे, इनको बोलते हैं एस्क्यू लाइंस। क्लियर है। तो एस्क्यू लाइंस क्या है, ओनली पॉसिबल इन 3D, ठीक है ना, ओनली
पॉसिबल इन 3D, ठीक है ना। और ये होते क्या है, टू स्ट्रेट लाइंस which are non-parallel and non-intersecting, ठीक है ना। ये इसका डेफिनेशन है, नोट कर लो। हम लोग पढ़े थे ना कि जो टॉर्क होता है वो होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये होता है ना, ठीक है। तो बोले थे इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ फोर्स, याद होगा, ठीक है ना। ये कोई पार्टिकल था, ये फोर्स था, फोर्स को जब हम एक्सटेंड किए थे तो ये क्या होता था, लाइन ऑफ फोर्स, और यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, ये था आर परपेंडिकुलर, राइट। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, ये येलो पॉइंट जो दिख रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये पेन ही हो गया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रहा है, और ये है लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये लाइन को देखो और ये लाइन ऑफ फोर्स को देखो, क्या ये दोनों आपस में स्क्यू है, SKEW स्क्यू, ये थ्रेड है, देख लो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल है, और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो ये दोनों लाइन आपस में स्क्यू लाइंस है ना। तो इसी की वजह से टॉर्क हो पाएगा। तो टॉर्क होने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का लाइन और फोर्स का जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, स्क्यू होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। तो फॉर नॉन जीरो टॉर्क, फॉर नॉन जीरो टॉर्क लाइन ऑफ फोर्स, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एंड लाइन ऑफ, ये समझ जाओगी बाबू, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ, शुड बी अस्क्यू। तो ये कंसेप्ट मेरे को बताना था, ठीक है ना। ये दो स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है फोर्स का और एक स्ट्रेट लाइन है एक्सिस का, इन दोनों का स्क्यू होना पड़ेगा। अगर ये स्क्यू है तभी जाके आपको क्या मिलेगा, नॉन जीरो टॉर्क मिलेगा, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक, देखो तो बाबू, टॉर्क इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है क्या, आर क्रॉस एफ, ठीक है। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा हुआ है आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो क्या हो सकता है, मान लो बाबू कि आर वेक्टर अगर फोर्स वाले वेक्टर के पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, तो अगर पैरेलल हो जाएगा तो एंगल कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तुम्हें जरूर पता होगा कि साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। इस कंडीशन में जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे कि मेरा एंगल 0 या 180 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, जैसे मान लो
ये एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे का टॉप व्यू है, समझ रही हो, ये क्या है, गेट का टॉप व्यू है, टॉप व्यू समझ रही हो ना, गेट को ऊपर से देख रहे हैं छत के साइड से, तो यही साइड दिखेगा ना हमें। अब क्या करते हैं, दरवाजे के पैरेलल फोर्स लगा दो ऐसे, ठीक है, और ये पॉइंट है इसका हिंज, हिंज जहां पे क्लैंप किया हुआ रहता है ना दरवाजा को, एक्सिस मान लो, यहाँ पर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, और ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम आर वेक्टर किधर लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो यहाँ पे आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया क्या, पैरेलल हो गया, ठीक है। तो कितना टॉर्क आएगा इस केस में, 0। इसका सिंपल एग्जांपल है, पेन दिख रहा है, यहां पे इसको क्लैंप कर दिए, क्लैंप कर दिए, अब पेन के पैरेलल हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर ही खींच रहे हैं, देखो ये घूम रहा है, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, देखो नहीं घूमेगा। दूसरा एग्जांपल, अगर पेन के अलोंग अंदर की तरफ भी फोर्स अगर लगा दे, पुश कर रहा है, ये पुल कर रहा है, इसको पुलिंग बोलेंगे, इसको पुश करना बोलेंगे, तो क्या घूम रहा है, नहीं ना। तो दूसरा भी एग्जांपल समझ लो, वही समझाना चाह रहे हैं। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक, अब फोर्स अगर हम इधर लगा दिए, ठीक है, तो अभी भी हमारा जो आर वेक्टर होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहाँ जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, इसमें भी टॉर्क क्या आएगा, 0। अब देखो, जो अभी हम स्क्यू लाइन वाला कंसेप्ट बताए थे, ये एक्सिस का लाइन है ना, ये फोर्स का लाइन है, देखो तो क्या जाके इंटरसेक्ट कर गया ना, जाके इंटरसेक्ट कर गया फोर्स का लाइन इसको, एक्सिस को, दिखा, तो इसलिए इसका 0 टॉर्क आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको, देखो फिर, देखो ये एक्सिस का लाइन, ये देखो ये एक्सिस का लाइन है, एक फोर्स का लाइन है, जाके देखो ये भी इंटरसेक्ट कर गया, तो इसमें भी क्या आ गया, 0 टॉर्क आ गया ना, ठीक है। दो एग्जांपल समझ गए। एग्जैक्टली, एक्सक्यू लाइन के लिए ही टॉर्क आता है। अब देखो तीसरा एग्जांपल, फोर्स अगर हम एक्सिस पे लगा दे, देखो यहीं पे लगा दिया एक्सिस पे, क्या ये रोटेट कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि एक्सिस से गुजर रहा था, एक्सिस को कट न कर दिया। हाँ, यही समझाना चाह रहे थे हम, ठीक है ना। तो देखो, अब अगर ऐसा कर दें हम कि मान लो ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, अब फोर्स इसी से पास कर रहा है, कहीं से भी पास कर सकता है, ऐसे 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 कहीं से भी पास कर सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो फोर्स इस तरीके से पास कर रहा है कि एक्सिस को कट कर दे रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आर वेक्टर 0 हो गया, ठीक है ना, रेडियस बना ही नहीं, बना क्या, नहीं ना। हम करते क्या है, एक्सिस से फोर्स पे डालते हैं पोजीशन वेक्टर, यहां पे वो पोजीशन वेक्टर ही कितना आ जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में भी टॉर्क क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो यही समझाना था, ठीक है ना। या तो एंगल 0 हो जाए तब क्या होता है कि फोर्स जाके एक्सिस को कट कर देता है, अगर एंगल 180 हो जाए तब भी फोर्स जाके एक्सिस को कट कर देता है, और अगर आर वेक्टर क्या हो जाए, 0, तब भी जाके फोर्स क्या करता है, एक्सिस को कट कर देता है। तो इन कंडीशंस में टॉर्क क्या आ जाता है, 0, क्योंकि लाइंस क्या बन जाते हैं, नॉन स्क्यू, समझ गए, ठीक है। इसके अलावा जो भी केस होगा वो उसमें फोर्स और आर क्या बने, फोर्स और एक्सिस का लाइन क्या रहेगा, स्क्यू, तो उसमें नॉन जीरो टॉर्क आता है, क्लियर, नोट कर लो।
बताता हूँ, सोचो अगर मैं इसी में बोल देता कंडीशन फॉर नॉन जीरो टॉर्क, अगर मैं बोल देता, इसका क्या मतलब हो जाता कि हाँ, मतलब आर और एफ नॉन पैरेलल होना चाहिए, मतलब थीटा 0 या 180 नहीं होना चाहिए, तब जाकर टॉर्क क्या आएगा, नॉन जीरो। आर वेक्टर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तब टॉर्क क्या आएगा, नॉन जीरो। यानी कि कैसे भी करके फोर्स ऐसा नहीं चाहिए कि एक्सिस को कट करे, अस्क्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर इसी फोर्स को ऐसे लगा देते, ठीक है, तो क्या होता, सोचो क्या ये कभी एक्सिस को कट कर पाता, यहां पर एक्सिस है, ये पेन एक्सिस है, क्या ये कभी कट कर पाएगा इसको। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में स्क्यू है, जो अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है, ठीक है। वैसे ही सोच लो ये जो फोर्स है, ठीक है ना, ये अगर ऐसे लगता इस प्रकार से, तो क्या ये वाला लाइन और ये एक्सिस वाला लाइन कभी कट कर पाएगा, नहीं, नहीं ना, ठीक है। अगला एग्जांपल, ये एक्सिस से गुजर रहा था ना, यहां से थोड़ा दूर कर दो, इधर से अगर गुजरेगा या यहां से गुजरेगा या यहां से गुजरेगा, तो क्या ये लाइन इसको कट कर पाएगा, इस पेन वाले एक्सिस को, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए समझाए थे अभी हम तुम्हें एसक्यू लाइंस के टॉर्क के होने के लिए फोर्स का लाइन और एक्सिस का लाइन क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। कहने का मतलब ये फोर्स अलाउड नहीं है टॉर्क के लिए, लेकिन ये फोर्स डेफिनेटली क्या है, अलाउड है, जिसमें कुछ आर वेक्टर होगा। और उसको कैसे लेते हैं, याद होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ले लेते हैं, राइट। ये वाला फोर्स अलाउड नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से एंगल बनाता हुआ कोई फोर्स अलाउड होगा, जिसके लिए हम आर वेक्टर भी देखेंगे, कुछ थीटा भी होगा जो 0 या 180 नहीं होगा, क्लियर। तो उसी के लिए जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लिए थे, यही सोच के तो लिए थे ना हम, कि ये क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, राइट। और मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस पॉइंट पे क्या किए थे हम, ऐसे कहते कि फोर्स लगा लो, ठीक है, और फिर बोले थे कि भाई इसको तुम आर वेक्टर ले लेना, ठीक है। तो आर वेक्टर का लाइन यहां से ये जो थीटा बना रहा है, ये थीटा कितना है, 0 और 180 नहीं है, देख लो, नहीं ना है। और ये फोर्स का लाइन यहां से देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कोई इंटरसेक्शन भी नहीं है और ना पैरेलल हो रहा है, तो ये क्या बन गया, स्क्यू लाइन बन गई, क्लियर है। ठीक है, तो बस यही समझाना था, समझ गए ना, नॉन जीरो टॉर्क कब होगा। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, यू ऑलरेडी नो कि ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। ठीक है, जो होता है उसको बाद में समझेंगे, पहले ही बताओ हमको सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। वो भी ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, जैसे अगर पूछा जाता व्हाट इज फोर्स, है ना, तो फोर्स के बारे में हम ये कह सकते थे न्यूटन सेकंड लॉ से कि ये होता क्या है, डीपी बाई, ठीक है बाबू। तो पी को अगर हम लिखते क्या बच्चे, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक, इसको ऐसे लिखते पहले, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। अब यहाँ से दो केस आता है, ठीक ना, अगर मास कांस्टेंट है
मास क्या है, कांस्टेंट, तो dm/dt कितना आ जाएगा, 0। तो उस हिसाब से फोर्स क्या आ जाता, m इंटू d/dt, इसी को हम कहते थे F इक्वल टू ma, राइट। ठीक है, तो उसी तरह से टॉर्क जो होता है ना, वो क्या होता है, dl/dt। जहाँ पे लीनियर मोमेंटम है वहाँ पे क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा था L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लो, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी अब प्लस ओमेगा इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक, एग्जैक्टली। यदि आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा बाबू, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमको बताओ कि ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। जहां मास है ट्रांसलेशनल इनर्शिया, और जहां आई है बिल्कुल, जहां पर ए है लीनियर एक्सेलरेशन, वहां पर अल्फा क्या है ना, क्लियर। छापना है, छापो, समझ लेते हैं। देखो, अगर ऐसा होता कि मान लो मास कांस्टेंट नहीं होता तो, और ये दिया रहता कि वेलोसिटी ही क्या है, उस केस में ये dv/dt कितना आ जाता, 0। तब फोर्स आपका क्या बन जाता बाबू, v इंटू dm/dt। याद आया, रॉकेट सिस्टम में या वेरिएबल मास सिस्टम इसी का यूज करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी सोचो, मान लो कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट नहीं है, बट मान लो कि ओमेगा कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, ओमेगा क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, तो डी ओमेगा बाई डी टी कितना आ जाएगा, 0। इन दैट केस आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाबू, ओमेगा इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, इस पे सवाल नीट में तो नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन हमने करोड़ों साल पहले देखा था कि जेईई में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, नीट में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बट जानकारी के लिए इस बात को भी समझ लेते हैं, और आसान ही है, भारी काम है ना। तो इसमें फालतू का जो ड्रामा उसको मिटा देते हैं, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो काम का चीज ये रहा, इसको नोट कर लिया जाए। जिस प्रकार से हम ये लिखते हैं कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होगा, उसी तरह से बाबू टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाई डी टी। ठीक है ना, इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको हम प्रूव कर दे सकते हैं, कर दें, अभी प्रूव कर देते हैं। देखो, मेरे को एक बात बताओ, कभी कोई एक वेक्टर अगर अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर ले तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसको फिलहाल साइड में लिख देते हैं। ठीक है ना, कोना में।
90 डिग्री पे, डॉट प्रोडक्ट में 0 आता है 90 डिग्री पे, ठीक है। जैसे एल वेक्टर इक्वल टू क्या था, आर वेक्टर अक्रॉस पी वेक्टर, ठीक है ना। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, आर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो डी आर बाई डी टी, तो किसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पी का, प्रोडक्ट रूल। एक बार आर का डिफरेंशिएशन नहीं किए तो किसका करना पड़ेगा, पी का करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी टी। और अभी अभी हम बात कर रहे थे ना कि डी पी बाई डी टी को ही क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं क्या, तो ये आ जाएगा आर क्रॉस एफ, और डी आर बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं क्या, अब मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं क्या। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये v क्रॉस v आ गया, क्योंकि मास को तुम खिसका के इधर भी ले आ सकते हैं ना, तो ये तो वही बात होगी ना, v क्रॉस v, इसको कितना हो जाना पड़ेगा, 0 हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ से नहीं दिख रहा है कि ये टॉर्क है, ऊपर लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से प्रूव हो गया ना, प्रूव कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। नोट कर लिया जाए। तो टॉर्क का दो गो फार्मूला है जो न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है, ठीक है ना। एक तो आर क्रॉस एफ, ठीक है, और एक दूसरा फार्मूला हमने अभी अभी पढ़ लिया, क्या, आई अल्फा, जहां पर आई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। एक और चीज है, ये याद है तुम्हें क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, अगर 0, तो जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, P1 प्लस P2 इस तरीके से जो भी है, ये क्या रहता है, याद होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम है ना। ऐसे ही एक चीज होता है बाबू, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तुम पूरा लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये हम इस्तेमाल करते कैसे हैं, कैसे ये चीज हम कह पाते हैं, हम इसलिए कह पाते हैं कि F इक्वल टू होता क्या है, dp बाई dt। अगर फोर्स 0 हो जाए, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब कि मोमेंटम टोटल क्या है, कांस्टेंट है। तो वैसे ही हम कह पाते हैं कि अगर मान लो टॉर्क बराबर है क्या, dl बाई, अगर टॉर्क 0 हो जाए तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब एल वेक्टर क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम का जो भी सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल एक दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका मैं, बाकी और भी एग्जांपल्स हैं उसको बाद में हम बताएंगे, ठीक है। देखो मान लो अभी अभी हमने बात किया था, एक प्लैनेट है जो चल रहा है किसी कर्व पाथ पे, ठीक है। कोई प्लैनेट अगर चल रहा है तो प्लैनेट क्यों चलता है, क्योंकि इस पे हमेशा सेंटर की तरफ क्या लगते रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स,
लगते रहता है, तो इस पर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। और इसका जो रेडियस वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर वो कहाँ रहता है, बाहर की तरफ। तो इन दोनों का अगर हम टॉर्क निकाले आर क्रॉस एफ, तो क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? बोलो क्यों जीरो हो? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है? आप पढ़ी होगी कि आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है ना, साइन 180 कितना आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा? जीरो। तो टॉर्क अगर तो टॉर्क जीरो, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो एक एग्जांपल था इसी का, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो और एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग वाला एक चीज बतला रहा हूँ, ठीक है। हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है ना, फोर्स फोर्स इक्वल टू होता है, याद करो, dp बाई dt, या इसी को हम लोग क्या लिखते थे, ma, याद है? टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, आर क्रॉस एफ पढ़े हैं, है ना। और क्या पढ़े, dl बाई dt पढ़े, और क्या पढ़े, आई अल्फा पढ़े, है ना, राइट। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ सब याद कर लो, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लग जाए, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो वो रोटेट कब करेगा? जब उस पर क्या लगेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क, ठीक है। दूसरी बात, मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो कब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लग जाए। तो कोई चीज़ अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो कब तक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमते रहेगा? टॉर्क न लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन को हर तरह से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फोर्स। उसी तरह से रोटेशनल मोशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टॉर्क। समझ गए? यही बताना था, ठीक है। तो देखो हम लिख के समझा देते हैं, ठीक है। फोर्स क्या करता है ये बाबू? कंट्रोल करता है किस चीज को? लीनियर, या उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का एक टाइप है ना, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना। ऐसी टॉर्क क्या करता है बाबू? ये कंट्रोल करता है रोटेशनल मोशन को, ठीक है ना। कंट्रोल करता है किसको? रोटेशनल मोशन को, है ना। इसी को और डिटेल में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर को चेंज यदि हम करवाना चाहते हैं तो वो कौन करवा सकता है? फोर्स, है ना। तो ऐसी एंगुलर वेलोसिटी को अगर चेंज करवाना है तो वो कौन कर सकता है? टॉर्क, है ना। अगर मान लो स्पीड है ना, स्पीड को हम बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें, स्पीड से मेरा मतलब लीनियर स्पीड है, स्पीड से मेरा मतलब क्या है? लीनियर स्पीड को बढ़ाना या घटाना है तो कौन कर सकता है? फोर्स। उसी तरह से एंगुलर स्पीड
यानी कि इसका मैग्नीट्यूड उसको बढ़ाना है या घटाना है, तो ये कौन कर सकता है? टॉर्क। ठीक है ना। डायरेक्शन को यदि हम चेंज करवाना चाहते हैं तो ये कौन करवा सकता है? फोर्स। तो इसमें भी डायरेक्शन होता है ना, को अगर चेंज करवाना है, जैसे कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये चीज क्या है? क्लॉकवाइज, और ये चीज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यही दो डायरेक्शन होता है रोटेशन में। तो इसको चेंज करवाना है तो कौन करवाएगा? टॉर्क, है ना। मान लो कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में लेके जाना है, तो ये कौन कर सकता है? फोर्स। अब कोई चीज मोशन में है, मोशन से रेस्ट में पहुंचाना है, तो ये काम कौन कर सकता है? फोर्स। तो मोशन से मेरा कौन सा मतलब है? लीनियर मोशन। कोई चीज अगर मान लो रेस्ट में है, रेस्ट से उसको भेजना है रोटेशनल मोशन में, तो ये कौन कर सकता है? टॉर्क। कोई रोटेट कर रहा है, उसको रोकना है, तो कौन कर सकता है? टॉर्क। ठीक है। इसके अलावा शेप एंड साइज भी ये बदल सकता है, याद है ना। ये अगर चाहे तो चेंज कर सकता है क्या? शेप एंड साइज। ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? हाँ, ये भी शेप एंड साइज बदल सकता है, तो उसको बोलेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब इस चीज का लेंथ बढ़ाना है या घटाना है तो फोर्स लगाएंगे तो होगा, लेकिन इसको अगर ऐसे मोड़ना है तो मोड़ने के लिए जो चीज लगेगा उसको टॉर्क बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है इसको शेप एंड साइज को, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? हाँ, एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब देखो टॉर्क का और ज्यादा क्लैरिटी आ गया। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये अब से दो प्रकार का हो जाएगा। एक हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक हो गया तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहे कोई रिजिड बॉडी, उस पे इक्विलिब्रियम दोनों होना चाहिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने पढ़ा है कि उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना आना चाहिए? 0। हाँ, 0 आना चाहिए, और इसलिए उसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? मतलब उस पर लगने वाला सारा फोर्स बैलेंस हो चुका है। ठीक है ना। अब रोटेशनल, हाँ, इसमें क्या होगा कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है उसको कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, और इसलिए इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, छाप लिया जाए। देखो, मान लो कि ये कोई सिलेंडर है। ये क्या है? कोई सिलेंडर। और हाँ, सिलेंडर जैसे, हाँ सिलेंडर है। क्या डाउट हो रहा है क्या? क्रॉस सेक्शन से पकड़ो। ठीक है ना। जैसे ये एक सिलेंडर है, मान लो इसको ऐसे क्लैंप कर दिए ताकि इस तरह से रोटेट कर सके, या इस तरह से। ठीक है। इस पर अगर धागा लपेट देंगे और धागा को खींचेंगे तो ये रोटेट नहीं कर जाएगा। तो इसका एक्सिस क्या है? ये वाला हो जाएगा। ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। हाँ, तो ऐसा कुछ सिलेंडर है। ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है। ठीक ना।
तो ये समझ लो इसका एक्सिस है बाबू, ठीक है। इस पे समझो धागा लपेटा हुआ है, ठीक है। तो ये दिखा देते हैं इसमें धागा। अब यदि इस धागवा पे फोर्स लगाया जाएगा तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन। अब ये यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ये इसका फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, रोटेट करेगा लेकिन ट्रांसलेट नहीं करेगा क्योंकि एक्सिस में बंधा हुआ है ना ये। हाँ, ये जो चीज है ये रोटेट करेगा, प्योर रोटेशन करेगा, ठीक है ना। ये चीज क्या करेगा, प्योर रोटेशन। तब इसी का इक्वेशन हमको लिखना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे हम, तो एक तो फोर्स दिख रहा है तुमको, ठीक है ना। हाँ, दूसरा क्या होगा कि जहां पर क्लैंप किया हुआ है ऊपर इस पे फोर्स लगा देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फोर्सेज क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। लेकिन नेट टॉर्क जो है वो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है ना। बिकॉज ये जो है ना फोर्स, ये वाला, ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा, ये वाला। तो देखो इसका टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे ले लेना, एक्सिस से आर ले लो, आर से ऐसे रोटेट कर दो। ये नॉर्मल का कोई टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आर का खुद का वैल्यू कितना हो चुका है, 0 हो चुका है ना। तो अब ये रोटेट करेगा तो इसके लिए इक्वेशन लिख देना, T इंटू आर इंटू साइन कितना, 90। ये देखो ये टॉर्क आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, आई अल्फा। लो ठीक है। तो T इंटू आर। अब अगर ये सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर लेना है, सॉलिड लेना है, ठीक है, सॉलिड लेना। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्या, तो अल्फा नहीं आ गया यहां से, 2T बाई mr। बस यही था अल्फा निकालने के लिए, ठीक है। अगर ये हॉलो सिलेंडर रहता तो क्या होता, बस खाली mr स्क्वायर होता, बस, ठीक है ना। तो ये सवाल भी नीट में आया हुआ है।